student, myself Sudhanshu Ranjan. I am here to discuss the paper solution of part test 7. So let's start without any delay. In question number 1, it is mentioned that a body weighs 160 gram in air, 130 gram in water and 136 gram in oil. The specific gravity of the oil. इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का पूछा गया है. एयर में जब हमने देखा तो बॉडी का जो मास है 160 ग्राम बता रहा है, वाटर में उसी बॉडी का जो मास है 130 ग्राम है और ऑयल में उस बॉडी का मास है 136 ग्राम. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एपेरेंट वेट के हेल्प से. तो एपेरेंट वेट का हमें फार्मूला मालूम है. एपेरेंट वेट इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल वेट इनटू 1 माइनस रो ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ द मटेरियल. एपेरेंट वेट दैट इज मास इनटू जी. एपेरेंट वेट में हमारा जो मास है 130 ग्राम है, ग्राम को ग्राम में ही रख देते हैं, 130 इंटू जी लिख लें यहाँ पर. एंड एक्चुअल जो मास है दैट इज 160 ग्राम, 160 इंटू जी, 1 माइनस रो ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ द मटेरियल. जी से जी यहाँ पर कैंसिल, 130 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल टू 1 माइनस रो एल डिवाइडेड बाय रो एम. So rho L divided by rho M can be written as 1 minus 130 divided by 160 and this can be written as 30 divided by 160. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. Accordingly अगर मैं इसके सेकेंड लाइन का इस्तेमाल करूँ जिसमें मेंशन किया गया है 136 ग्राम इन ऑयल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रो ऑफ द ऑयल डिवाइडेड बाय रो ऑफ द मटेरियल is equal to 1 minus 136 divided by 160 and this can be written as 24 divided by 160. So this is equation number 2. हमें specific gravity चाहिए oil का. So specific gravity is what? Density of the oil divided by density of the water. So equation 2 को अगर equation 1 से अगर divide कर दिया जाए तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो ऑफ द ऑयल डिवाइडेड बाय रो ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 30 क्योंकि 160 से 160 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 30 एंड दिस कैन बी इक्वल टू व्हाट? 0.8. सो वी कैन सी दैट विच ऑप्शन विल बी करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हमारे लिए क्या है? करेक्ट है. Let's go for question number 2. In question number 2, what is mentioned? The energy needed to break a drop of radius capital R into n drops of radii R is given by. ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन का है. इसमें ये मेंशन किया गया है कि एक हमारे पास ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसे n नंबर ऑफ इक्वल ड्रॉप्स में डिवाइड करना है. जब हम इसे n नंबर ऑफ इक्वल ड्रॉप्स में डिवाइड करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा और यही वर्क आपसे पूछा गया है. दैट वर्क इज नथिंग बट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ड्रॉप ऑफ रेडियस r into n drops of small radii r. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वर्क निकालना है. वर्क इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो सरफेस एनर्जी होगा. तो सरफेस एनर्जी, अगर मैं फाइनल सरफेस एनर्जी की बात करूँ तो n नंबर ऑफ इक्वल ड्रॉप्स है, तो n नंबर ऑफ इक्वल ड्रॉप्स का जो सरफेस एनर्जी होगा दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द n ड्रॉप्स इनटू सरफेस टेंशन. सो n इनटू व्हाट? 4 पाई r स्क्वायर इनटू t माइनस 4 पाई r स्क्वायर इनटू t, दैट इज द सरफेस टेंशन. अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 4 पाई टी मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू एन ड्रॉप ऑफ रेडियाई आर. सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए हमारे लिए क्या है? करेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Let's go for question number 3. In question number 3, water flows through a frictionless duct with a cross section varying as shown in the figure. Pressure P at points along the axis is represented by. आपसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि along this axis what will be the pressure variation. सो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात हमें ये मालूम होना चाहिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू व्हाट? A2 V2. अगर मैं यहाँ पर ये जो ट्यूब है, ये बोल लीजिए कि ये जो पाइप है, इस पाइप का अगर मैं इस पार्ट का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं A1 बोलता हूँ तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसे मैंने V1 बोल दिया. इस पार्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे अगर मैं A2 बोलता हूँ तो इस पार्ट में जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है या लिक्विड है वो V2 है.
हमें मालूम है A1V1 is equal to A2V2 and that you can consider as this value to be constant. So A1V1 is equal to A2V2, इसका मतलब है कि अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस पार्ट में हमें दिख रहा है कि इस पार्ट में धीरे धीरे क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ रही होगी। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग ये जानते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। या इसका जनरल फार्मूला अगर मैं बोलूँ तो मैं लिख सकता हूँ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट से लेकर, अगर मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, ये पार्ट अगर बढ़ रहा है, वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो ये पूरा पार्ट हमारा बढ़ रहा होगा। अगर ये पूरा पार्ट बढ़ रहा है तो ये पूरा, अगर मैं बोलूँ ये टर्म जो है वो कांस्टेंट है, सो इस प्रेशर को घटना पड़ेगा। So obviously according to this analysis what we can say that from this point to this point area decreases, so velocity will be increasing. As the velocity increases the pressure will decrease. So from this point to this point the pressure decreases. So graph will be like this. So according to this हम लोग ये बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। Okay, let's go for question number 4. In Young's experiment, monochromatic light is used to illuminate the two slits A and B. Interference fringes are observed on the screen placed in front of the slits. Now, if a thin glass plate is placed normally in the path of the beam coming from the slit, then what will happen? We have to select one of the option. इसमें ऑप्शन में ये दिया गया है कि the fringes will disappear, दूसरा दिया है the fringe width will increase, तीसरा दिया है the fringe width will decrease, एंड चौथा जो दिया गया है देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ बट द पैटर्न शिफ्ट्स। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर किसी स्लिट के सामने कोई ग्लास प्लेट रखते हैं, थिन ग्लास प्लेट रखते हैं, तो व्हाट हैपेंस, एक्चुअली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है। अगर आप अपर स्लिट के सामने अगर ग्लास सीट रखते हैं तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, अगर नीचे रखते हैं तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन फ्रिंज विड्थ में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ बट द पैटर्न शिफ्ट्स। क्लियर है? तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 का बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 5. The slits in Young double slit experiment have equal widths and the source is replaced symmetrically relative to the slits. The intensity at the central fringe is I0. If one of the slit is closed, the intensity at this point will be. ये क्वेश्चन तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करूँ तो हमें ये मालूम है कि अगर यहाँ से एक लाइट वेव जारी है, यहाँ से एक लाइट वेव जारी है, यहाँ के लाइट वेव की इंटेंसिटी आई है, यहाँ के लाइट वेव की इंटेंसिटी आई है, तो यहाँ जब इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी 4i। और क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 4i इज इक्वल टू व्हाट, I0। अब हमें मालूम है कि अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, एक स्लिट को अगर यहाँ पर क्लोज कर दूं तो यहाँ से पास होने वाली जो लाइट वेव है उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ से पास होने वाली लाइट वेव है उसकी इंटेंसिटी आई थी, तो क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो आई हो जाएगी। सो इनिशियली यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी 4i थी, 4i इज इक्वल टू I0 माना गया यहाँ पे। सो अगर यहाँ पर क्लोज कर दिया गया तो यहाँ की इंटेंसिटी कितनी हो गई, i, और i इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं I0 डिवाइडेड बाई 4। So according to this solution what we can say question number 5 का ऑप्शन बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। So यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 6. Two horizontal pipes have radii in ratio 1:2 and lengths in ratio 1:2. Same viscous fluid flows at the same pressure difference in both the pipes. The flow rates are in the ratio. आप लोगों को मालूम है कि फ्लो रेट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 4 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यहाँ पर फ्लो रेट्स का रेशियो पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू व्हाट,
R1 डिवाइडेड बाई R2 टू द पावर 4 इंटू वॉट L2 डिवाइडेड बाई L1। R1 और R2 का रेशियो दे दिया गया है, दैट इज 1:2, और L1 L2 का रेशियो भी 1:2 दिया गया है। सो दिस इज 1/2 टू द पावर 4 इंटू वॉट 2। सो कैलकुलेशन करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। 1/8 मतलब 1:8। सो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, water rises in a capillary tube to a certain height such that the upward force due to surface tension is balanced by 75 into 10 to the minus 4 Newton force due to the weight of the liquid. If the surface tension of the water is 6 into 10 to the minus 2 Newton per meter, the inner circumference of the capillary must be. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या मेंशन किया गया है कि कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर राइज कर रही है, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक लिक्विड का सरफेस है। यहाँ पर अगर मैंने कैपिलरी ट्यूब रखा तो कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर राइज कर रही है वो इतना राइज की। ऑब्वियसली अगर वाटर राइज कर रही है तो जो सरफेस बनेगा वो कॉन्केव सरफेस बनेगा। तो वाटर राइज करने की वजह से जो वाटर राइजिंग वाटर है उसकी वजह से एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। वो फोर्स कितना लग रहा है, 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 न्यूटन। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पर ये जो लिक्विड का सरफेस है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। थीटा अगर 0 डिग्री है इसका मतलब रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द ट्यूब। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ नीचे की ओर लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। ऊपर इस लेयर पे जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स लगेगा 2 pi r into surface tension. Surface tension into length is the force in upward direction due to surface tension, and this force is equal to this force. So what we can write down, 2 pi r into t is equal to what, 75 into 10 to the power minus 4. Surface tension क्वेश्चन में मेंशन है, that is 6 into 10 to the minus 2 Newton per meter. So 2 pi r can be written as 75 into 10 to the power minus 4 divided by 6 into 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2 से ये 10 to the power minus 2 टाइम में ये कैंसिल। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये कितने 2 टाइम में कैंसिल और ये 25 टाइम में कैंसिल। इसका मतलब ये लिख सकता हूँ 12.5 into 10 to the power minus 2। और आपसे क्वेश्चन में इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब पूछा गया, तो इनर सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। यहाँ पर आप बोल सकते हो दिस इज आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द ट्यूब। सो 2 पाई आर दैट इज द इनर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू व्हाट, 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। सो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। Let's go for question number 8. If two soft bubbles of equal radii are coalesced, then the radius of curvature of interface between the two soft bubbles will be. दो soft bubble है जिनका radius of curvature same है, वो coalesce कर रहे हैं। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो आपसे ये पूछा गया जो इंटरफेस है उसका, इंटरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कितना होगा। इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला आपको मालूम है, दैट इज r इज इक्वल टू r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r1 माइनस r2। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेम, अगर मैं बोलूँ कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0। सो r इज व्हाट, इन्फिनिटी। r इनफाइनाइट हो गया मतलब जो इंटरफेस होगा वो फ्लैट बनेगा, तो यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस बन जाएगा इंटरफेस। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द टू सॉफ्ट बबल्स विल बी व्हाट, इन्फिनिटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9. If the surface tension of the liquid is T, the gain in surface energy of an increase in liquid surface by A is. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सरफेस एनर्जी मतलब सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यहाँ पर टी दे दिया गया, कितना सरफेस एरिया बढ़ाया गया दैट इज ए। सो सरफेस एनर्जी कितना इंक्रीज कर जाएगा दैट इज ए इंटू टी। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू ग्लास प्लेट्स of area 10 to the power minus 2 meter square with a film of water 0.05 millimeter thick between them is. सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर आपको दिया गया है क्वेश्चन में। आपसे ये पूछा गया कितना फोर्स चाहिए होगा। मान लिया जाए
टू थिन ग्लास प्लेट की अगर मैं बात करूं, ये ग्लास प्लेट है, इनके बीच में अगर वाटर रख दिया गया है जिसका जो थिकनेस है वो बहुत कम है, थिकनेस मेंशन किया गया दैट इज 0.05 मिलीमीटर अगर रख दिया गया है, तो आपसे ये पूछा गया दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें कितना फोर्स का जरूरत पड़ेगा। सो फोर्स का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू एरिया डिवाइडेड बाई थिकनेस। सरफेस टेंशन आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, सरफेस टेंशन हमारा कितना है 70 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया दे दिया गया है, एरिया कितना है 10⁻² डिवाइडेड बाय थिकनेस, और थिकनेस कितना दिया गया 0.05 मिलीमीटर। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ ये 14 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 14 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 28 न्यूटन। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 11. The meniscus of mercury in the capillary tube is, जब मरकरी से भरे कंटेनर में अगर आप कैपिलरी ट्यूब रखोगे, तो जस्ट रिमेंबर दैट कैपिलरी ट्यूब रखने के बाद जो कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड का लेयर होगा वो नीचे चली जाएगी, और जो सरफेस होगा, जो कर्वेचर होगा, वो किस शेप का बन जाएगा, दैट विल बी कॉन्वेक्स इन नेचर। हैव यू गॉट माई पॉइंट? अगर राइज करेगा तो कॉन्केव सरफेस बनेगा, और डिप करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सरफेस बन जाएगा। सो मेनिस्कस ऑफ द मरकरी इन द कैपिलरी ट्यूब इज व्हाट, कॉन्वेक्स इन नेचर, दैट इज 11 का ए हमारे लिए क्या है, सही है। Let's go for question number 12. A tank is filled with water up to height h. Water is allowed to come out of the hole P in one of the walls at the depth d below the surface of water. Express the horizontal distance x in terms of h and d. ये जो horizontal distance आपसे पूछा गया है, ये कुछ और नहीं है, horizontal range है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब है अगर मुझे x कैलकुलेट करना है, तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर पता कर ले और टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर ले, तो हम रेंज पता कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड यहाँ तक भरी हुई है, इसका जो हाइट है ये मैंने बोल दिया h है। यहाँ पर एक होल है जो कितना नीचे है, d हाइट नीचे है। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होगा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है, √2g इंटू दिस हाइट, 2g इंटू कैपिटल D। ऑब्वियसली यहाँ से जो वाटर है ऐसे फॉल करेगी। ये आपसे डिस्टेंस पूछा गया है और ये डिस्टेंस ही हमारा x है। ऑब्वियसली अगर मैं ये हाइट बोलूँ तो ये हाइट आपको दिख रहा है, दिस टोटल हाइट इज h माइनस d। सो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू √2h बाई z, और ये h जो है यहाँ पर h माइनस d है, डिवाइडेड बाई z, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो x इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो √2g इंटू d इंटू व्हाट, √2h माइनस d डिवाइडेड बाई z। अगर मैं बोलूँ g से g यहाँ पर कैंसिल, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 2√d इंटू व्हाट, h माइनस d। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 फिगर रिप्रेजेंट्स वर्टिकल सेक्शन ऑफ 4 विंग्स मूविंग हॉरिजॉन्टली इन एयर, इन विच केस द फोर्स इज अपवर्ड्स। आपसे सिर्फ इस क्वेश्चन में बोला गया किस केस में फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो पहले ए ऑप्शन का जो फिगर है वो ये है, विंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रही है। ऑब्वियसली जो एयर का ब्लो होगा अपवर्ड सरफेस से भी होगा और लोअर सरफेस से भी होगा। लोअर सरफेस पे जो वेलोसिटी है उसे v1 मान ले, अपर सरफेस पे जो वेलोसिटी है वो v2 मान ले। हमें मालूम है कि जो लोअर सरफेस पे है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। सो v1 कम होगी और v2 क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर v1 कम होगी तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी प्रेशर ट्रेड ऑफ, अगर वेलोसिटी कम होगी तो इस पार्ट में प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 ज़्यादा होगा, और इस पार्ट में जो प्रेशर होगा वो कम होगा। सो ऑब्वियसली जो प्रेशर डिफरेंस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर प्रेशर डिफरेंस अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब है फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए हमारे लिए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी
eta greater than 1 times lighter than water is suspended in a water tank by a string tied to its base as shown in the figure. If mass of the sphere is m, then the tension in the string is given by. Question number 14. Question number 14 की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इस टैंक में वाटर फील्ड है, इसमें एक स्फीयर को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है. सो ऑब्वियसली ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे हम बोलेंगे बायंसी, नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे हम लोग बोलेंगे mg, और इस स्ट्रिंग में एक फोर्स लगेगा दैट इज टेंशन. ये इस सिचुएशन में अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो मैं बोल सकता हूँ ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है. सो T प्लस mg इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बायंसी. सो T इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बायंसी माइनस व्हाट mg, और बायंसी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ रो ऑफ द लिक्विड इंटू v इंटू जी माइनस व्हाट mg. इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ रो m से मल्टीप्लाई कर दे और रो m से डिवाइड कर दे, मतलब स्फीयर के मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे और मास डेंसिटी से डिवाइड कर दे. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो l डिवाइडेड बाई रो m इंटू वी जी माइनस एम जी. रो m इंटू वी जी इज वॉट mg, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ mg इंटू वॉट रो l डिवाइडेड बाई रो m माइनस 1. दिस इज द टेंशन विच वी हैव टू कैलकुलेट. लेकिन यहाँ पर सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी है, दैट इज मटेरियल की जो डेंसिटी है, वो मटेरियल की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से n टाइम्स कम है डिवाइडेड बाई ईटा. सो ईटा इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो l डिवाइडेड बाई रो m. सो टेंशन कैन बी रिटन एज, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इस इक्वेशन को अगर इस्तेमाल करें और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें तो दोनों के हेल्प से मैं यहाँ पर बोलूँ रो l डिवाइडेड बाई रो m इज इक्वल टू व्हाट ईटा. सो टेंशन इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ mg इंटू ईटा माइनस 1. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी हमारे लिए क्या है? करेक्ट है. सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15. In question number 15, a cubical block is floating in a liquid with half of its volume immersed in the liquid. When the whole system accelerates upward with acceleration of g by 3, the fraction of volume immersed in the liquid will be. आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में g by 3 से अगर मूव कर रहा है तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना इमर्स्ड हो जाएगा. पहले से इसका जो हाफ ऑफ द वॉल्यूम है वो वाटर में इमर्स्ड है. हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, दैट इज रो ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय रो ऑफ द लिक्विड. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इफेक्टिव एक्सेलरेशन. सो चाहे आप ऊपर की ओर एक्सेलरेट करो या नीचे की ओर एक्सेलरेट करो, जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए करेक्ट है. वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. सो पहले हाफ ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज था तो बाद में भी कितना होगा? हाफ ऑफ द वॉल्यूम ही सबमर्ज्ड रहेगा. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16. In question number 16, the approximate depth of an ocean is 2700 meter. The compressibility of water is 45.4 into 10 to the power minus 11 per pascal and density of water is 10 to the power 3 kg per meter cube. What fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean? आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में जो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है वो कितनी होगी, ये पूछा गया. क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी दिया गया है. अब यहाँ पर मैंने बोला कि ओशियन है, ओशियन का जो डेप्थ है वो मेंशन किया गया है, दैट इज 2700 मीटर. यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, यहाँ का प्रेशर क्या होगा बॉटम पे पी नॉट प्लस रो जी एच. सो चेंज इन प्रेशर जो होगा दैट चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. हमसे ये पूछा गया है कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू कितना 1 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? v इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी. अगर यहाँ पर रखते हैं तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इंटू डेल्टा पी हो जाता है. सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ k इंटू डेल्टा पी. के क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज व्हाट 45.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू डेल्टा पी इज नथिंग बट रो जी एच. डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर 10 टू द पावर 3, जी कितना 10. अगर मैं h की बात करूं तो h यहाँ पर 2700 मीटर, इसका मतलब है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 7, यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4. आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 1.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. क्लियर है? खैर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया है, इसका मतलब है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है. सो दिस विल बी द आंसर.
सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं तो 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1, ρ2 एंड ρ3 with ρ1 greater than ρ2 greater than ρ3 having the same value of surface tension rise to the same height in 3 identical capillaries. The angles of contact θ1, θ2 एंड θ3। पहली बात है राइज कर रहा है तो कॉन्केव सरफेस बनेगा, और कॉन्केव सरफेस बनेगा तो जो एंगल लाई करेगा वो हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? या तो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है या ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया जो हाइट है, खैर हमें ये मालूम है क्वेश्चन नंबर 17 हमें ये मालूम है जो हाइट होता है वो हाइट राइज क्या होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। सिंस बोला गया है कि सारा तीनों जो कैपिलरी ट्यूब है वो आइडेंटिकल है मतलब तीनों का रेडियस हमारा सेम होगा, सरफेस टेंशन भी सेम है, जी भी सेम होगा। इसका मतलब है जो हाइट है, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि अगर कॉस थीटा अगर डेंसिटी अगर बढ़ेगी और हाइट तीनों के केस में हमारा सेम है तो ऑब्वियसली हाइट कांस्टेंट होना चाहिए। तो हाइट अगर कांस्टेंट है, अगर डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो कॉस थीटा भी बढ़ेगा, और कॉस थीटा अगर बढ़ेगा इसका मतलब है थीटा घटेगा। सो अगर मैं ρ1 की बात करूं तो ρ1 सबसे ज्यादा है, तो ρ1 के केस में जो थीटा होगा वो सबसे कम होगा। इसका मतलब है थीटा will be smaller than θ2 and θ2 will be smaller than θ3 and these three angles will be lying in between 0 and 90 degree. So 17 का ऑप्शन बी हमारे लिए क्या होगा? करेक्ट होगा। Let's go for question number 18. A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m and closed at both the ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. The force exerted by liquid at the other end. Question number 18. ये जो ट्यूब है एक एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, एक एंड के अबाउट, और कितने से रोटेट कर रही है? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रही है। अगर इसका लेंथ हमारा L है, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे आपसे पूछा गया है कितना फोर्स डेवलप होगा, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं तो प्रेशर कितना होगा? तो प्रेशर आप सभी को मालूम है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। लेकिन इस पॉइंट पे फोर्स पता करना है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। सो हाफ इंटू व्हाट? रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू एरिया। लेकिन जो ऑप्शन है वो डेंसिटी के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, मास के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मास को अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और मैं यहाँ पर डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना? लेंथ हमारा एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एल इंटू ए। अब डेंसिटी के जगह पर यहाँ पर पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाई एल इंटू ए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू ए से ए यहाँ कैंसिल, एल से एल एक कैंसिल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज S1 एंड S2 आर केप्ट एट इक्वल डिस्टेंसेज लैम्डा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द सेम प्लेन ऑफ द सर्कल एज शोन इन द फिगर। इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑन द सर्कुलर पाथ द नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑब्जर्व्ड इज। सबसे पहली बात है कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेज किसी भी पॉइंट पे इंटरफेयर करते हैं तो मैक्सिमा कब ऑब्जर्व किया जाता है और मिनिमा कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है तो मैक्सिमा वहाँ पर नजर आएगा, अगर पाथ डिफरेंस 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 होगा तो वहाँ पर मिनिमा बनेगा। तो अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 19 में, अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ कि अगर ये सर्कुलर स्क्रीन है, सपोज ऑब्वियसली यहाँ पर दो सोर्सेज हैं, जो दोनों सोर्सेज हैं ये 1 है और ये 2 है, दोनों सोर्सेज सेंटर से लैम्डा डिस्टेंस पे है, इसका मतलब है दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2 लैम्डा है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पे अगर दोनों वेव इंटरफेयर कर रही है तो इस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2 लैम्डा होगा। ये बाइसेक्टर लाइन पे यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा, यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस 0 होगा, यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2 लैम्डा होगा। यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो 2 लैम्डा और 0 के बीच में एक बनेगा लैम्डा, यहाँ पर भी बनेगा लैम्डा, यहाँ पर भी बनेगा लैम्डा, और यहाँ पर भी होगा पाथ डिफरेंस लैम्डा।
लेमडा 0, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा पे इन सारे जगहों पे क्या बनने वाला है, मैक्सिमा बनने वाला है। इसका मतलब है ये अगर एक कंप्लीट साइकिल पे अगर ट्रेवल करते हैं तो कितनी बार मैक्सिमा मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स हमें मैक्सिमा मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 20. The figure shows a double slit experiment. P and Q are the slits. The path lengths Px and Qx are n lambda and n plus 2 lambda respectively, where n is a whole number and lambda is the wavelength. Taking the central fringe as 0, what is formed at x? आपसे ये पूछा गया है इस पॉइंट x पे क्या बनने वाला है, और यहाँ पर जो सेंटर पे है इसे वो उसने क्या मान लिया है, 0। ऑब्वियसली इस x पॉइंट पे आपको दिख रहा है एक वेव जो जारी है जिसका पाथ लेंथ है n लेमडा, दूसरे का जो पाथ लेंथ है वो n प्लस 2 लेमडा है। सो क्वेश्चन नंबर 20 में क्लियरली दिख रहा है जो x पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लेमडा है। और हमें मालूम है कि जब पाथ डिफरेंस n लेमडा होता है तो मैक्सिमा बनता है। और n अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि n कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो अगर n 0 है तो सेंट्रल फ्रिंज बनेगा, 1 है तो फर्स्ट ब्राइट बनेगा और 2 है तो सेकंड ब्राइट बनेगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट, 2 लेमडा। इसका मतलब है x पॉइंट पे जो बनने वाला है वो सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। सबसे पहली बात है कि कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा वो कभी भी पोलराइज नहीं हो सकती है। इसका मतलब है अगर हमें ये चेक करना है कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, सो आप पोलराइजेशन करके देख लो। सो ऑब्वियसली ट्रांसवर्स वेव पोलराइज होती है, तो पोलराइजेशन के हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो ट्रांसवर्स वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ये भी हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बाय हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी सारा फेनोमेना हम लोग हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये सारी चीजें। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस प्रिंसिपल के हेल्प से हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 23। In certain vernier calipers, 25 divisions on the vernier scale have the same length as 24 divisions on the main scale. One division on the main scale is 1 millimeter long. The least count of the instrument. वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो सभी को मालूम है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात अगर करें, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पर बोल दिया गया है कि जो 25 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 24 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 25 मेन स्केल डिवीजन। सो अगर मैं लिस्ट काउंट की बात करूं तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 25 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 1 मिलीमीटर लॉन्ग, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1 मिलीमीटर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.04 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 24. The distance of an object from the pole of a concave mirror is equal to its radius of curvature. The image must be. क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 24 को आप एनालिटिकली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एनालिटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लिया जाए जब ऑब्जेक्ट नेगेटिव इन्फिनिटी से रेडियस ऑफ कर्वेचर की ओर चलती है तो जो इमेज है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस से रेडियस ऑफ कर्वेचर की ओर आती है। इसका मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा गया तो जो इमेज बनता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, और जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है इमेज का भी साइज वही होता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है और साथ साथ ये जो इमेज यहाँ पर बनता है वो रियल है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जो इमेज है वो रियल है, दूसरा क्या है, इन्वर्टेड है और सेम साइज का है। क्लियर है। लेकिन जैसे ही अगर ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस से जस्ट पहले तक अगर जाती है
तो जो इमेज है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर जाती है। फोकस के जस्ट बाद अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है, इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। लेकिन अगर फोकस से पोल की ओर अगर हम जाते हैं तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी से पोल की ओर आती है। अगर पोल से प्लस इन्फिनिटी की ओर अगर ऑब्जेक्ट जाती है तो जो इमेज है वो पोल से फोकस की ओर जाती है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच में अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया, मान लिया जाए ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, तो अगर मैं बोलूँ ये डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इसका इमेज फोकस और पोल के बीच में लाई करेगा, मतलब यहाँ पे। इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से उतने डिस्टेंस पे अगर रखा गया हो तो इसका जो इमेज है ये रियल बनता है। यहाँ पर जो इमेज बन रहा वो रियल बन रहा, इरेक्ट बन रहा और स्मॉलर साइज का बन रहा। हैव यू गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पर ध्यान से देखें, इमेज जो है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इन्वर्टेड भी बन सकता है और इरेक्ट भी बन सकता है, सेम साइज का भी बन सकता है और स्मॉलर भी बन सकता है, लेकिन दोनों के केस में रियल बनेगा। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी इज थीटा, द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम ए इज वी, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, लाइट ए से बी की ओर जा रही है। अगर ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कराया गया सो ऑब्वियसली जो रिफ्रैक्टेड रे होगा उस सरफेस के अलोंग होगा या बाउंड्री के अलोंग होगा। सो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ μ1 साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, μ2 साइन 90 डिग्री। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, μ2 डिवाइडेड बाई μ1। और हमें मालूम है v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू व्हाट, μ2 डिवाइडेड बाई μ1। सो μ2 डिवाइडेड बाई μ1 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v1 डिवाइडेड बाई v2। सिंस हमें दूसरे वाले मीडियम की जो वेलोसिटी थी वो कैलकुलेट करनी है, सो v2 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और पहले वाले मीडियम में मीडियम ए में जो वेलोसिटी दी गई है वो v दी गई है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सो इन मीडियम बी द वेलोसिटी ऑफ द लाइट या स्पीड ऑफ द लाइट कितना हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 26। फिर से ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ए लार्जर अपर्चर टू हैव हाई रिजोल्यूशन। जितना ज़्यादा अपर्चर का साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 26 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ देयर इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए करेक्ट है। Let's go for question number 28. To get 3 images of a single object, one should have 2 plane mirrors at an angle of. अगर number of images हमें 3 चाहिए, how many number of images are required? 3 images are required। इसका मतलब n is equal to अगर मैं 3 लिख लूँ, और n is equal to हम लोग जानते हैं 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ n अगर यहाँ पर 3 है, 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, सो इसका मतलब है 360 डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ 4, सो थीटा इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 90 डिग्री। इसका मतलब है 2 प्लेन मिरर्स अगर 90 डिग्री एंगल पे रखा जाता है, 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब है जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। Let's go for question number 29. The image formed by convex mirror of focal length 30 cm is a quarter of the size of the object. Then the distance of the object from the mirror is. Question number 29 की अगर बात करें तो यहाँ पर convex mirror है, कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ पर जो फोकल लेंथ आपको दे दिया गया है, फोकल लेंथ कितना दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, लेकिन साथ में यहाँ पर मैग्निफिकेशन के बारे में बोला गया, मैग्निफिकेशन दैट इज m इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। बोला गया क्वार्टर,
साइज हो गया है इमेज का। इसका मतलब 1/4 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। इसका मतलब है v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस यू डिवाइडेड बाई 4। अब आपसे पूछा गया देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपसे पूछा गया तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। विथ प्रॉपर साइन हम लोग यहाँ पर सारे वैल्यू रखेंगे तो v इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया माइनस यू डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख सकता हूँ यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। यू से यू यहाँ पर कैंसिल। f ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा f पॉजिटिव ही रहेगा। f इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर बोलूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ -4f इज इक्वल टू यू माइनस एफ। सो u इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -3f और f हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 30। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा -90 सेंटीमीटर। सो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 29 का बी सही है। Let's go for question number 30. A person's eye is at the height of 1.5 meter. He stands in front of a 0.3 meter long plane mirror which is 0.8 meter above the ground. The length of the image he sees of himself is. क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इंसान है उसकी जो आंखें हैं वो 1.5 मीटर पे है। यहाँ पर एक मिरर रखा गया, जो मिरर का जो लेंथ है वो 0.3 मीटर है और 0.8 मीटर हाइट पे रखा गया। ओबियसली जो इमेज बनेगा यहाँ से यहाँ का अगर डिस्टेंस अगर d है तो इमेज अगर यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा हमारा d होगा। अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है खुद को मिरर के थ्रू तो ये इतना लेंथ ही ऑब्जर्व कर पाएगा। ये लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। ये लेंथ यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट इज 0.3 मीटर। सो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि सिमिलर ट्राइंगल के हेल्प से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ L डिवाइडेड बाई 0.3 इज इक्वल टू यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 2D डिवाइडेड बाई व्हाट D से D यहाँ पर कैंसिल। सो L इज इक्वल टू व्हाट 0.6 मीटर। मतलब वो 0.6 मीटर लेंथ का खुद का इमेज वो देख सकता है अगर इसका जो लेंथ है वो 0.3 मीटर है। जस्ट रिमेंबर दैट हमें ये पहले से मालूम है कि अगर इसकी हाइट 1.5 मीटर है, आंखें अगर टॉप पे है, सो ऑब्वियसली जो मिरर का रिक्वायरमेंट है फुल इमेज देखने के लिए जो मिरर का रिक्वायरमेंट होगा इसके हाइट से आधी होगी। और कितने हाइट पे रखा जाएगा? आधे हाइट पे रखा जाएगा। तो अगर आधे हाइट पे रखा है 1.5 मीटर है तो आधे हाइट पर 0.75 मीटर का अगर मिरर होगा तो ये कंप्लीट इमेज देख पाएगा। इसका मतलब 0.75 मीटर का जो अगर मिरर का लेंथ है तो ये कितना देख पाएगा 1.5 मीटर। 0.5 मीटर का अगर लेंथ का मिरर होता तो ये कितना इमेज देख पाता 1 मीटर, मतलब डबल। हैव यू गॉट माई पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। Let's go for question number 31. A ray of light is incident normally on one of the faces of a prism of a fixed angle 30 degree and refractive index √2. The angle of deviation of the ray is. क्वेश्चन नंबर 31 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं बोल दूं कि एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म के एक फेस पे लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कराया गया तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। अगर ये एंगल हमें मालूम है ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर मैं इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो अगर मैं बोलूँ कि जो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा तो एंगल ऑफ इमर्जेंस हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज़ करें दैट इज म्यू इंटू वॉट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 इंटू साइन ई। म्यू कितना है 1/√, म्यू हमारा दिया हुआ है √2 इंटू वॉट 1/2 इज इक्वल टू वॉट साइन ई। साइन ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/√2। इसका मतलब ई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री। सो एंगल ऑफ डेविएशन का जो फार्मूला है वो कितना है आई प्लस ई माइनस ए। आई 0 है, ई की अगर मैं बात करूँ दैट इज 45 और ए की बात करूँ तो दैट इज 30। इसका मतलब है 15 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन है। सो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 32. If the critical angle for the medium of prism is C and the angle of prism is A, then there will be no emergent ray. Question number 32 की अगर मैं बात करूं तो कोई emergent ray अगर नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पर total internal reflection होगा। मान लिया जाए यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये इंसिडेंट कर रही है I एंगल पे। So this angle is R1
ओबियसली अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल बोलूँ तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा R2। अगर कोई इमर्जेंट रे नहीं है इसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब ये R2 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी C से बड़ी होनी चाहिए। और हमें मालूम है कि जो A है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। इसका मतलब है R2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A माइनस R1। अगर R2 की मिनिमम वैल्यू चाहिए इसका मतलब है R1 की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। R1 जब मैक्सिमम होगा तब R2 क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि A तो हमारा कांस्टेंट है। तो अगर R1 मैक्सिमम है तो R2 मिनिमम होगा। और R1 मैक्सिमम तब हो सकता है जब इंसिडेंट रे हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इंसिडेंट रे की अगर मैं बात करूं तो इंसिडेंट रे कितना एंगल पे हो सकता है, दैट इज द 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे अगर जाती है तो जो R1 होगा वो R1 जो होगा, R1 मैक्सिमम जो हो सकता है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब है मैं क्लियरली यहाँ पर बोल सकता हूँ कि R2 मिनिमम जो लिखा जाएगा दैट इज व्हाट, A माइनस सी। सिंस हमें कंडीशन मालूम है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब R2 मिनिमम इज ग्रेटर देन C। सो R2 मिनिमम इज ग्रेटर देन C, इसका मतलब है A माइनस C इज ग्रेटर देन C, इसका मतलब है A इज ग्रेटर देन 2C। अगर A 2C से बड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब है कोई इमर्जेंट रे नहीं बाहर दिखेगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट? सो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर अगर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या मेंशन किया गया, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर प्लस 5D एंड माइनस 2D आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक। फोकल लेंथ बोला गया, तो अगर मैं टोटल पावर की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 डायोप्टर। अगर मैं बोलूँ कि टोटल पावर हो जाएगा 3 डायोप्टर, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर ये पावर अगर प्लस आ गया, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये कॉन्वेक्स लेंस होगा और इसका जो फोकल लेंथ होगा 1 डिवाइडेड बाई P होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.33 मीटर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। So let's go for question number 34. A fixed volume of iron is drawn into a wire of length L. The extension X produced in this wire by a constant force F is proportional to. आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 में कि जो एक्सटेंशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोल दूँ कि जो डेल्टा L है वो डेल्टा L आप क्या लिख सकते हो, F इंटू L डिवाइडेड बाई Y इंटू A। सिंस यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A इंटू एल। सो A इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ V डिवाइडेड बाई L। अगर मैं A के जगह पर यहाँ पर V डिवाइडेड बाई L लिखूँ तो डेल्टा L इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ, और यहाँ पर डेल्टा L क्या दिया हुआ है, X। सो X इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ F इंटू Y डिवाइडेड बाई, यहाँ पर A के जगह पर V डिवाइडेड बाई L रखूँ तो V इंटू वॉट यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर। इसका मतलब X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट, Y इज कांस्टेंट एंड V इज कांस्टेंट। सो X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सिंस यहाँ कैपिटल L दिया हुआ है सो X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 35. The length of the wire is 1 meter and the area of cross section is 1 into 10 to the minus 2 centimeter square. If the work done for increase in length by 0.2 centimeter is 0.4 joule, then Young's modulus of the material of the wire is. हमें मालूम है वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। जो f का वैल्यू होता है वो होता है वाई ए इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई वॉट एल इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल दैट इज डेल्टा एल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर सारा वैल्यू रख दूँ तो वर्क का जो वैल्यू दिया गया है दैट इज 0.4, यहाँ पर हाफ इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एरिया जो दिया हुआ है 10 to the minus 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। डेल्टा एल की जो वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 0.2 इंटू 10 to the minus 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10 to the power minus 4 डिवाइडेड बाई एल, और एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। 2 से अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो दिस विल बी 0.1। ये अगर मैं बोलूँ 0.2 से इस वाले को अगर कैंसिल करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम में कैंसिल
0.1 का मतलब है 10 to power -1, 10 to power -1, 10 to power -4, 10 to power -5, 10 to power -11. सो y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 10 to the power -11 एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 36 फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइडर ट्यूब सोन इन द फिगर इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ ए मास ऑफ 12 kg is placed on the massless piston, the difference in heights h of the level of the water in the two tubes will be. क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ट्यूब ये है, दूसरा ट्यूब ये है, यहाँ पर एक पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास यहाँ पर मेंशन किया गया है, दैट इज 12 kg. जो पिस्टन है वो मासलेस है, पिस्टन का मास 0 है. अब यहाँ पर बोला गया जो पानी का लेवल है ये यहाँ से यहाँ चला गया है, इसका मतलब है ये हाइट आपको मेज़र करना है. अगर मैं बोलूँ यहाँ का प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर इस ब्लॉक की वजह से भी होगा और P0 की वजह से होगा. तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट का जो प्रेशर बोला जाएगा दैट P0 प्लस व्हाट फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया. इस पॉइंट का जो प्रेशर बोला जाएगा, यहाँ का प्रेशर अगर P0 है तो इस पॉइंट का प्रेशर मैं यहाँ पर बोलूँ P0 प्लस रो जी एच. सेम लेवल पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा. सो P0 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ P0 प्लस एफ बाई ए. सो P0 से P0 कैंसिल, इसका मतलब है रो जी एच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एफ डिवाइडेड बाई ए. हमसे यही हाइट पूछा गया तो एच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फोर्स डिवाइडेड बाई ए इंटू रो इंटू जी. फोर्स मतलब यहाँ पर 12 kg की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है 120 न्यूटन डिवाइडेड बाई रो कितना 10 to the power 3 इंटू जी कितना 10 इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है दैट इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. 800 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 800 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर. जब आप ये कैलकुलेट करोगे 120 इंटू वट, ये 10 to the power 4 ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखा जाएगा 8 इंटू 10 to the power 2, 10 to the power 5, 10 to the power 6. तो यहाँ पर मैं बोलूँ ये 10 से अगर मैं ये 10 to the power 4 ये 5 हो जाएगा तो यहाँ 10, इसका मतलब है 12 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 to the power -1. तो ये कितने टाइम में, 2 टाइम में और ये 3 टाइम में, दैट इज 1.5 इंटू 10 to the power -1 मीटर. इसका मतलब अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है. इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 62 फ्रिंजेस आर सीन इन विजिबल रीजन फॉर सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम. इफ वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4358 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम लाइट, देन नंबर ऑफ फ्रिंजेस सीन विल बी. ऑब्वियसली यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम का है तो उसके लिए जो फ्रिंजेस है वो 62 है. जब ये वेवलेंथ 4358 एंगस्ट्रॉम हो जाता है तो इसके लिए फ्रिंजेस कितने होंगे. तो क्वेश्चन नंबर 37 सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है. तो मैं यहाँ लिख लूँ कि n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू व्हाट n2 लैम्डा 2. आपसे n2 पूछा गया है, n2 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख लूँ n1 इंटू व्हाट लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2. n1 आपको यहाँ पर दिख रहा है, n1 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 62 into this much is 5893 divided by 4358. जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो रिजल्ट आएगा, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 84. नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने आ जाएंगे 84. सो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38. Two beams of light having intensities I and 4i interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beams is pi by 2 at point A and pi at point B. Then the difference between the resultant intensities at A and B. Question number 38. रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है. तो ए पॉइंट पे जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई. तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ I1 और I2 कितना है दैट इज I एंड 4i. तो ये कितना I1 प्लस I2 दैट इज 5i प्लस 2 रूट I1 I2 I इंटू वट 4i इंटू कॉस डेल्टा फाई. और कॉस डेल्टा फाई यहाँ पर जो है वो कितना है कॉस पाई बाई 2. ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0. सो मैं ये बोल सकता हूँ इंटेंसिटी, रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट ए इज इक्वल टू वट 5i.
उसी तरीके से रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट बी अगर कैलकुलेट करें तो आई एट बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5i प्लस 2√i इंटू वट 4i इंटू कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है -1, तो माइनस यहाँ पर अगर लगाएं ये 2 हो जाएगा और इस वाले पार्ट से ही कितना हो जाएगा 2i, 2 इंटू 2i दैट इज 4i। सो 5i माइनस 4i दिस इज इक्वल टू व्हाट i। आपसे बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टिंग इंटेंसिटीज एट ए एंड बी, तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो पूछा गया। सो आई ए माइनस आई बी इज इक्वल टू क्लियरली यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज 4i, 5i माइनस i इज इक्वल टू 4i। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 38 का ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ ए लेक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक। क्वेश्चन नंबर 39 फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि आपसे बोला गया कि एक लेक है, एक लेक में हाफ ऑफ द डेप्थ पे जो प्रेशर है, मान लिया जाए यहाँ का प्रेशर अगर P0 है तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो जी हाफ ऑफ द डेप्थ मतलब h/2, और यहाँ का जो प्रेशर है इस पॉइंट का जो प्रेशर है दैट इज P0 प्लस व्हाट रो जी एच। इसे 0.1 मान लें, इसे 0.2 मान लें, तो बोला गया है 1 का जो प्रेशर है 2 के प्रेशर से 2/3 टाइम्स है। इसका मतलब है 1 का प्रेशर कितना लिखा जाए P0 प्लस रो जी h/2 इज इक्वल टू व्हाट 2/3 इंटू P0 प्लस रो जी इंटू एच। यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो P0 माइनस 2/3 P0 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2/3 रो जी एच माइनस रो जी एच डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा P0 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा रो जी एच डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है, 3 से ये 2 टाइम में तो ये कितना हो जाएगा 2 P0 इज इक्वल टू रो जी एच। हमसे ये पूछा गया हाइट ऑफ द या डेप्थ ऑफ द लेक दैट इज 2 P0 डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाए रो इंटू जी। 2 इंटू P0, P0 मतलब 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई रो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, ये 10 यहाँ पर बचेगा। सो 1.01 इंटू 10 दैट इज 10.1 इंटू 2 दैट इज 20.2 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 39 का बी हमारा क्या है करेक्ट है। Let's go for question number 40. A metallic block of density 5 gram per centimeter cube having dimensions 5 centimeter into 5 centimeter into 5 centimeter is weighed in water. Its apparent weight will be. Question number 40 ये apparent weight का question है. So apparent weight is equal to what? Actual weight into 1 minus rho L divided by rho M. एक्चुअल वेट को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो ऑफ द मटेरियल इंटू वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इंटू जी इंटू 1 माइनस रो एल डिवाइडेड बाई रो एम। रो एम हमें मालूम है, रो एम दिया गया है दैट इज 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वी दे दिया गया है दैट इज व्हाट 5 इंटू 5 जी इस साइड लेकर चले जाएंगे 1 माइनस रो एल दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू जी। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 4/5, 5 से 5 कैंसल दैट इज़ 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 जी। तो अगर मैं इसे बोलूँ तो 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ग्राम फोर्स बोला जा सकता है इसे। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 41। ये हमारा क्या है वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। 2 thin transparent films of mica and glass are put in the path of 2 waves from current sources S1 and S2 if their thicknesses are 3t and 4t respectively. What should be the refractive index of mica so that central maxima is found at O? क्वेश्चन नंबर 41 अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये हमारा सेंटर ऑफ द स्क्रीन है O पे जो बनने वाला है वो सेंट्रल मैक्सिमा बनने वाला है। एक वेव यहाँ से यहाँ जा रही है, एक वेव यहाँ से यहाँ जा रही है। इसके पाथ पे एक सीट रख दिया गया माइका का जिसका थिकनेस है 3t और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ μm। यहाँ पर जो थिकनेस है वो कितना है 2t है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया गया है क्वेश्चन में वो कितना दिया गया है 1.5। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा मतलब पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए 0। सो पार्ट डिफरेंस अगर 0 है तो ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो दैट इज μm माइनस 1 इंटू व्हाट थिकनेस ऑफ द माइका माइनस म्यू ऑफ द ग्लास माइनस 1 इंटू थिकनेस ऑफ द ग्लास एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 0।
म्यू एम हमें कैलकुलेट करना है, म्यू एम माइनस 1 इंटू थिकनेस कितना 3t माइनस म्यू ऑफ द ग्लास कितना है 1.5 माइनस 1 दैट इज व्हाट 0.5 इंटू थिकनेस कितना है 2t एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, t से t यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो ये लिख सकता हूँ 3 म्यू एम माइनस 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा दैट इज 2 इंटू 0.5 माइनस 1 सो इट विल बी इक्वल टू 4। सो म्यू एम इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द माइका इज व्हाट 1.33। सो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला गया, स्क्रीन इज प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सिंगल स्लिट विच इज illuminated with 5000 angstrom light if the distance between the first and third minima in the diffraction pattern is 5 mm, the width of the slit is। ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं तो हमें मालूम है जो फर्स्ट मिनिमा बनता है उसके लिए एंगुलर विड्थ क्या होता है लैम्डा डिवाइडेड बाय बी, वेयर बी इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। जो थर्ड मिनिमा बनता है उसके लिए जो एंगुलर बनता है, एंगुलर विड्थ जो बनता है वो कितना बन जाता है 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय बी एंगुलर विड्थ। तो अगर मान लिया जाए दिस इज द स्लिट, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये स्क्रीन है तो यहाँ से θ1 एंगल पे ये फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा। और ये एंगल अगर मैं बोल दूँ तो ये एंगल जो हो रहा है दैट इज θ3, इस पे जो बन रहा है ये थर्ड मिनिमा बन रहा है। लेकिन ये डिफरेंस आपको दे दिया गया है, ये डिफरेंस दैट डिफरेंस इज 5 मिलीमीटर। ऑब्वियसली अगर मैं ये डिफरेंस की बात करूँ मतलब मुझे y चाहिए, हमें थीटा मालूम है और ये डिस्टेंस भी हमें मालूम है। ये डिस्टेंस अगर ध्यान से देखें तो 100 सेंटीमीटर मतलब ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया 1 मीटर। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर मैं बोलूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ थीटा है, इसे हम आर्क लेंथ मान लें तो आर्क लेंथ कितना है L इज इक्वल टू आर थीटा, आर कितना 1 इंटू θ1, मतलब ये अगर मैं लेंथ बोलूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इंटू θ1। सो दिस लेंथ इज व्हाट, अगर इसे L1 मान लें सो L1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ r इंटू θ1 और r यहाँ पर कितना 1 इंटू θ1 मतलब θ1। अगर मैं L2 की बात करूँ, L2 मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर L2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, L2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ r इंटू θ2 और ये कितना हो जाएगा θ2 दैट इज इक्वल टू व्हाट θ2। ऑब्वियसली हमें y चाहिए, y इज इक्वल टू L2 माइनस L1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 3 लैम्डा बाई बी माइनस लैम्डा बाई बी, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू वाई। हमें कैलकुलेट करना था विड्थ, बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई व्हाट वाई। 2 लैम्डा, लैम्डा हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में मेंशन है 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, वाई जो दिया हुआ है दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 3 से 10 टू पावर माइनस 3 ये कैंसिल। ध्यान से देखें तो ये 0.1 टाइम में कैंसिल, ये 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 43. The intensity of the polarized light becomes 1 by a times its initial intensity. The angle between the axis of analyzer and polarizer is. हमें मालूम है जो intensity after the polarizer जो फार्मूला होता है that intensity is equal to I naught into what cos square theta। अब यहाँ पर बोल दिया गया है द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज लाइट बिकम्स 1 बाई ए, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू व्हाट आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई रूट ए। यहाँ पर देख लें दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमें तो टेन थीटा कैलकुलेट करना है, टेन थीटा या साइन थीटा के फॉर्मेट में रखना है, इसका मतलब हमें एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस लिख रहा हूँ तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर दैट इज a माइनस 1। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस दैट इज अंडर रूट a माइनस 1। सो थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस 1। दिस ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 43 का ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा t, y2 इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3 इंटरफेयर एट ए पॉइंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी अबाउट।
सिंपली दो वेव दे दिया गया है लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड ध्यान से देखें डिफरेंट है, दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है। सो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का फार्मूला आप सभी को मालूम होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का फार्मूला आप सभी को मालूम है, √a1² + a2² + 2a1a2 इंटू व्हाट cos डेल्टा फाई। ध्यान से देखिए a1² मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं 4a² + 3a², 4a² + 3a² दैट इज 25 + 2 इंटू a, 2 इंटू a इंटू b दैट इज 4 इंटू 3 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, 25 + 12 कितना √37 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 6। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 45. In the Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k. पार्ट डिफरेंस जब लैम्डा होता है उस समय इंटेंसिटी हमें मालूम है, वहाँ पर जो मैक्सिमा मिलता है, मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी बनती है दैट इज 4I0। इसका मतलब 4I0 इज इक्वल टू व्हाट k, where lambda being the wavelength of the light used, the intensity at a point where the path difference is λ/4 will be। रिजल्टिंग इंटेंसिटी का जो जनरल फार्मूला है वो सभी को मालूम होना चाहिए। रिजल्टिंग इंटेंसिटी का जो जनरल फार्मूला है दैट इज 4I0 इंटू व्हाट cos² डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर हमें डेल्टा फाई चाहिए लेकिन पार्ट डिफरेंस आपको दे दिया गया, पार्ट डिफरेंस यहाँ पर क्वेश्चन में है दैट इज λ डिवाइडेड बाई 4। सो हमें मालूम है जो फेज डिफरेंस होगा इस पार्ट डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज k इंटू डेल्टा एक्स, k इज इक्वल टू क्या होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स दैट इज λ डिवाइडेड बाई 4। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू, खैर 4I0 इज द रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट मैक्सिमा वेयर द पार्ट डिफरेंस इज λ, at that point the intensity is equal to 4I0। so 4I0 is nothing but k, so k into मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ cos² डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि डेल्टा फाई हमारा π/2 है तो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4, cos² π/4 मतलब 1/2 दैट इज k डिवाइडेड बाई 2। सो रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितनी हो जा रही है हमारी k/2। सो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। 46. Two polarides P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other. Unpolarized light I0 is incident on P1. A third polarized P3 is kept in between P1 and P2 such that its axis makes an angle of 45 degree with that of P1. The intensity of transmitted light through P2. मान लिया जाए एक पोलराइड ये है, क्वेश्चन नंबर 46, एक पोलराइड ये है, यहाँ से लाइट पास कर रही है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है I0 है, और एक पोलराइड ये है, दिस इज P1 है, दिस इज P2 है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमें मालूम है दैट इज 90 डिग्री। इनके बीच में एक और पोलराइड यूज कर लिया गया दैट इज P3 और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट दिस वन इज 45, सो दिस वन विल बी आल्सो 45। P1 इज द पोलराइजर, P2 एंड P3 आर द एनालाइजर। P1 से जब इंटेंसिटी, जब लाइट पास करेगी तो जो इंटेंसिटी हो जाती है वो I0/2 हो जाती है। तो हमें मालूम है P1 के बाद जो फार्मूला बनता है वो इंटेंसिटी का, नेट इंटेंसिटी का जो फार्मूला बनता है P1 के बाद दैट इज I0/2 इंटू व्हाट cos² θ1 इंटू cos² θ2। इसका मतलब है P1 से P3 के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री दैट इज θ1, P3 से P2 के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री दैट इज θ2। सो I0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos² θ1 दैट इज cos² 45 दैट इज 1/2 into what 1/2 and this one is equal to what I0 divided by 8। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 47. A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading 0.0 millimeter, circular scale reading 52 divisions. Given that 1 millimeter on the main scale corresponds to 100 division of the circular scale, the diameter of the wire from the above data. सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर ले तो हमें मालूम है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन, 1 circular scale division and that is equal to 1 millimeter divided by what 100 number of circular scale division. So 1 millimeter divided by 100 that is 0.01 millimeter। 0.01 millimeter इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कितना सेंटीमीटर दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछा गया टोटल रीडिंग, अगर रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है MS मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर 0 मेंशन है, सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब लिस्ट काउंट इनटू
सर्कुलर स्केल डिवीजन, लिस्ट काउंट हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 0.0101 सेंटीमीटर इंटू 52. This one will be equal to what? 0.052 centimeter. So list count is equal to what? 0.052 centimeter. So option D correct है. So question number 47 का option D क्या है? Correct है. Let's go for question number 48. Two mirrors are inclined at an angle theta as shown in the figure. Light ray is incident parallel to one of the mirrors. The light will start retracing its path after third reflection. If थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये पाथ को रिट्रेस कर रही है, और मिरर के इस केस में पाथ को रिट्रेस तभी करेगी जब इंसिडेंट लाइट नॉर्मली फॉल करेगी. तो ये कंडीशन हमें पहले से मालूम है कि मिरर के केस में रिफ्लेक्शन करते समय अगर ये पाथ को रिट्रेस कर रही है, इसका मतलब है कि नॉर्मली फॉल कर रही होगी लाइट मिरर पे. तो अगर मान लिया जाए यहाँ पर मिरर, दो मिरर है, दोनों मिरर के बीच का एंगल अगर थीटा है, इनमें से जो एक मिरर पे लाइट को इंसिडेंट कराया गया और पैरेलली दूसरे मिरर के पैरेलली थीटा एंगल पे इंसिडेंट कराया गया. अगर ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट कराया गया तो जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी थीटा होगा. सो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? थीटा. ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है. आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद ये इंसिडेंट लाइट नॉर्मली फॉल करनी चाहिए. तो अगर नॉर्मली फॉल करेगी तभी ये कंडीशन होगा कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद ये पाथ को रिट्रेस कर पाए. सो नॉर्मली फॉल करने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, ऑब्वियसली इस स्क्रीन पे अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये अगर एंगल थीटा है, ये ऑब्वियसली ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारा कितना है? 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो ऑब्वियसली मैं ये बोल सकता हूँ ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होगा. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा. और ऑब्वियसली ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. अब हमें मालूम है अगर ये इस ट्राइंगल की बात करें तो इन ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो सम होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए. सो दिस इज थीटा थीटा थीटा. इसका मतलब है 3 थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 180. इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. को क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी करेक्ट है. Let's go for question number 49. A thin linear object of size 1 mm is kept along the principal axis of convex lens of focal length 10 cm. The object is at 15 cm from the lens. The length of the image is. Length of the image फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए. अगर ऑब्जेक्ट को along the principal axis रखा गया है तो length of the image is equal to v divided by u का whole square. पोलैरिटी नहीं यूज कर रहा है. into what? Length of the object. इसका मतलब अगर v पता है, अगर u पता है तो हमें लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो लेंथ ऑफ इमेज हमें पता चल जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 49 की अगर मैं बात करूं तो v कैलकुलेट करना है. तो अगर मैं v का फार्मूला इस्तेमाल करूं तो v इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ uf डिवाइडेड बाई वॉट? u प्लस f. अगर मैं यहाँ पर बोलूँ u जो होगा द ऑब्जेक्ट इज एट 15 सेंटीमीटर, सो u इज इक्वल टू वॉट? माइनस 15. f ऑब्वियसली फोकल लेंथ हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, दैट इज 10 सेंटीमीटर. 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई माइनस 15 प्लस वॉट? 10. सो ये क्या हो जाएगा? -5. -5 से ये 3 टाइम में कैंसिल. सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ये दिस इज द 30. सो v इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 30 सेंटीमीटर. अगर v हमने 30 सेंटीमीटर, v डिवाइडेड बाई u हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर. 30 डिवाइडेड बाई 15 मतलब कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 1 मिलीमीटर. सो मैं ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख लूँ 4 मिलीमीटर. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है. Let's go for question number 50. The length of an elastic string is a meter when the longitudinal tension is 4 Newton and b meter when the longitudinal tension is 5 Newton. The length of the string in meter when the longitudinal tension is 9 Newton. Question number 50 की अगर बात करें तो ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल टेंशन अगर देते हो तो 4 न्यूटन फोर्स पे ऑब्वियसली इसका लेंथ बढ़ेगा. इसका मतलब है पहले अगर इसका लेंथ l मीटर है तो इसमें कुछ ना कुछ लेंथ तो बढ़ेगा. तो a जो है वो नेचुरल लेंथ नहीं है, l प्लस डेल्टा l है. और डेल्टा एल कुछ और नहीं, डेल्टा एल इज द इलॉन्गेशन एंड दैट कैन बी रिटन एज एफ डिवाइडेड बाई के, दैट इज द फोर्स कांस्टेंट. सो ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एल प्लस 4 डिवाइडेड बाई के. उसी तरीके से अगर मैं बी की बात करूँ तो बी इज इक्वल टू एल प्लस 5 डिवाइडेड बाई के लिखा जा सकता है. अब अगर मैं बोलूँ कि फाइनली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन मीटर व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इज 9 न्यूटन, उसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मैं मान लूँ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ एल प्लस फिर से इलॉन्गेशन होगा 9 न्यूटन देने पे 9 डिवाइडेड बाई के. ये 3 इक्वेशन बना.
ऑब्वियसली अगर मैं ये L पता कर लूँ और K पता कर लूँ तो X पता किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से L और K पता किया जा सकता है। तो अगर मैं दूसरे में पहले को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 5/k माइनस 4/k दैट इज़ 1/k। L से L कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ B माइनस A। सो B माइनस A, 1/k इज इक्वल टू B माइनस A। अब मैं यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में अगर 1/k की वैल्यू पुट कर दूँ तो L की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू व्हाट, A माइनस 4 डिवाइडेड बाई K। सो A माइनस 4 डिवाइडेड बाई K मतलब 1/k की वैल्यू B माइनस A है। सो दिस इज B माइनस A। माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 4a प्लस A दैट इज 5a माइनस 4b। इसका मतलब L की वैल्यू हमें पता चल गई और 1/k का भी वैल्यू हमें पता चल गया है। तो इसका मतलब है L का वैल्यू यहाँ पर लिख लें दैट इज 5a माइनस 4b प्लस यहाँ पर 9 इंटू k 1/k की वैल्यू लिख लें यहाँ पर b माइनस a। सो 9b माइनस 9a माइनस 4b प्लस 9b दैट इज 5b, 5a माइनस 9a दैट इज 4a। सो जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, 5b माइनस 4a। सो क्वेश्चन नंबर 50 का B हमारे लिए करेक्ट है। सो यहाँ पे इस पेपर सॉल्यूशन, ये पेपर सॉल्यूशन है जो ख़त्म होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।